अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेयरफुल आवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 45। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रीत तो अपनी माताजी को कस के गले लगाई हुई खड़ी थी। उधर वृंदा एक साइड में खड़ी थी। वो सोच रही थी कि चल क्या रहा है ये सब, क्योंकि सांझ और प्रीत जिस तरह से जिस पोजीशन में एक दूसरे को हक करके रखी थी, ये कोई नॉर्मल नहीं थी। मतलब अगर कोई किसी का तबीयत भी ख़राब हो, मूड ऑफ हो, आप उसे कंसोल कर रहे हो तो उस तरह से उस वे में भी आप हक करो, तो इस पोजीशन में हक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग किस्म के हक थे। ऐसे अक्सर कपल वाले वाइब्स ही आते हैं। तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि क्या है ये। और इन्हीं सब की शोर में सांझ की एकदम से आंखें खुलती है। तो जैसे आंखें खुलती है वो देखती है वृंदा एक साइड खड़ी होके बस एक टक सांझ की ओर देख रही थी। और थोड़ी सी साइड में देखती कि प्रीत अपनी माताजी को हक करके खड़ी थी। प्रीत की आंखों में आंसू थे। तो वो एकदम से फटाक से उठ के बैठ जाती है। पहले तो जैसे वो बैठती है तो वृंदा एकदम से देखते हुए बोलती कि आप वो दी दी आप ठीक 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 तो हो ना? तभी सांझ बोलती कि हाँ हाँ जी, वो मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो गई? आ, नमस्ते आंटी जी, आप कब आए? प्रीत को थोड़ी सी साइड करके, जो प्रीत की मॉम है, माता जी है, वो सांझ की ओर देखते हुए बोलती कि बेटा जी बस अभी आए हैं। आप दोनों यहाँ पे सो गए क्यों? तबीयत ठीक तो है ना? तभी एकदम से सांझ बोलती कि जी जी, वो हमारा तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी वो मतलब घुटन सी हो रही थी तो टेरेस पे आ गए। तो प्रीत शायद यहाँ पे पहले ही थी। वो चीज़ों को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश तो करते हैं, पर कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ पे हम ठुक जाते हैं, मतलब हमारी दिमाग उस जगह पे पिन कर जाते, तो चाहकर भी हम उस चीज़ से हट नहीं पाते। वृंदा के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती है। वो बार बार उस सीन को सोच रही थी, भूलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, क्योंकि वो आके ही ये पोजीशन देखी थी। और जब तक वो पीछे हटती, अपनी मॉम को रोकती, तब तक वो आ तो चुकी थी, पर उन्होंने शायद पूरी चीज़ ध्यान से देखी नहीं। पर वृंदा देख चुकी थी तो उसके मन में ये चीज़ खटक गई थी। खैर वहाँ से ये लोग थोड़ी बहुत बात करके सांझ एकदम से प्रीत को बोलती कि आ जाके अपनी माता जी को नीचे लेके जाओ, खाना वगैरह परोसो। वैसे खाना तो खाई ना आंटी, क्योंकि सुबह ही हो रहे, ज़्यादा वक्त तो नहीं हुए हैं। तो एकदम से जो प्रीत की मम्मी जी है वो बोलती कि ना ना बेटा, बस अभी आए थे, बहुत महीने हो गए ना इसको देखे हुए, तो जी मचल रहे थे कि एक बार इसको अच्छे से देख लो। और मैं तो था नहीं यहाँ पे, थी नहीं ना, तो जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं तो बस भाग के आ गई इससे मिलने के लिए। हाँ तो आंटी, आप अपनी बेटी से तनिक वक्त बिताइए, उससे बात वगैरह करिए। ठीक है प्रीत, अपनी माता जी को लेके जाओ। ये बोलती है तो प्रीत भी अपनी मम्मी को लेके वहाँ से चली जाती है। वृंदा कुछ देर तक खड़ी रहती है। सांझ उतर चुकी थी। तभी एकदम से प्रीत आवाज़ लगी थी, दिख कर क्या रही हो, यहाँ पे आओ ना। वृंदा अपनी ध्यान से बाहर होती है और ये लोग जाते हैं, नीचे जाके बैठते हैं, जो रेगुलर बेसिस के काम होते हैं। इधर जो सांझ की माताजी थे, पुष्पा जी, इनको थोड़ी बहुत सरपंच जी के फिक्र हो रहे थे। तो एकदम से वो आते हैं, यश से पूछता है, थरा पिताजी कहाँ है? यश एकदम से बोलती कि वो कहीं और गए हैं कुछ दिन के लिए, आप फिक्र मत करें, जैसे ही उनका दिमाग शांत हो जाएंगे वो आ जाएंगे। अब फ़िलहाल यहाँ से सारी चीज़ ख़त्म करके गए हैं तो उनको भी थोड़ी सी संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ही होंगे ना। तो शायद इसीलिए अपनी माथे को थोड़ी सी ठंड करने के लिए चले गए। आप धीरज रखिए, जब उनका मन होगा वो आ जाएंगे। वैसे चाचा जी से बात हो गए हैं, वो भी उनके साथ है, परेशान ना होने के लिए कहे हैं चीज़ें। देखिए ठीक है, बस आ जाए वो ठीक से। आ जाएंगे माता जी, क्या आप हर बार परेशान हो जाते हो? चीज़ें सांझ को थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल होने दिखाई दे रही थी। और वो फ्रेश वगैरह हो ली थी। इधर स्वीटी आती है, स्वीटी आके एकदम से सांझ को गले लगा लेती और बोलती कि अब थारे को क्या हो गई है?
क्या ये सुबह सुबह तू गले लग रही है, चिपक रही है, हट पीछे हट। देखिए आपको पता भी है। देखिए क्या, मुझे क्या पता होनी चाहिए। अरे कल ना पिताजी के कॉल आए थे, मैं ना बहुत पहले मुझे मन थी कि बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगी, और यहाँ पे तो कोई अच्छे खासे कॉलेज है ही नहीं, तो मुझे इस सिटी से बाहर होके एडमिशन लेनी पड़ेगी ना। पर पिताजी ने तो सीधा मना कर दिए थे। पर पता है कल ना पिताजी ने माँ मम्मी को ये कही है कि मैं अब जा सकती हूँ, मुझे मतलब कोई कोई रोक टोक नहीं है, समझ रहे हो आप। तो इतनी खुशी देख के सांझ को झटका तो लगती कि एक रात में इतने सारे बदलाव कैसे हो सकते हैं। पर वो खुश थी स्वीटी के लिए। वो बोलती कि चल खुश हो जा इस बात पे, और अच्छे से पढ़ाई वगैरह करना। और दूसरे सिटी में जाके पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरे मतलब सारी चीज़ अपने आपा से खो जाओ तू। अरे नहीं नहीं दी, मुझे पता है, बस मुझे पढ़ाई ही करनी है। देखिए हाँ बस वही चीज़ ना अपने दिमाग में घुसा कर रखी हो। ऐसी वैसी कोई हरकतें ना कर, मेरी नज़र ना तुझ पे रहेगी। ऐसे हो कि बंदिशों से आज़ाद होके एकदम खुले आसमान में ऐसे ना घूरो कि घर का रास्ता तक भूल जाओ तू। नहीं वो ऐसे नहीं होगी, नहीं हो तो ही बेहतर है। तो जो सांझ थी वो यश से बात कर रही थी। ब्रेकफास्ट के वक्त होते सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन वृंदा बहुत खोई खोई सी थी, क्योंकि उसके दिमाग से वो चीज़, वो सीन जो उसने देखी थी, क्योंकि जिस तरह से सांझ ने अपनी पूरी बाहों में ग्रैब करके प्रीत को रखी थी, और प्रीत भी जिस तरह से उसको कस के पकड़ी हुई सोई थी ना, ये अलग ही सीन दर्शाती है। वो काफ़ी कंफ्यूज थी, और उसे अगर अपनी दिमाग को शांत करनी होगी तो उसे प्रीत से बात करनी पड़ेगी, और वो मौका ढूंढ रही थी कहीं प्रीत उसके हाथ लग जाए। और जैसे ही ब्रेकफास्ट धीरे धीरे सब करने लगता है, अब कोई फिक्स टाइमिंग तो होते नहीं है, आराम से सब बैठ के इकट्ठे, और सांझ के साथ उसने पुष्पा जी को बैठा कर आराम से बात करते करते ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी प्रीत देखती कि वृंदा किचन से आ नहीं रही है, तो वो जाती है वृंदा की मदद करने के लिए। जैसी वो किचन पहुंचती है, इधर वृंदा प्रीत को देख के मानो बस उसे मौका मिली, वो एकदम से प्रीत के हाथ को कस के पकड़ती है, और एकदम से वहाँ से ले जाके साइड में एक कमरा होते है वहाँ पर ले जाती है। दरवाज़ा बस थोड़ी सी लगा देती है, लॉक नहीं करती है बस। और एकदम से उसे अंदर लेकर बोलती कि चल क्या रही है, क्या कर रही है तू। प्रीत बहुत कंफ्यूज थी कि अचानक दी को क्या हो गई इसे। बोलती कि क्या मतलब है दी, कि क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी तो ना कर रही हूँ। बोलती कि अच्छा मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देती है क्या, हाँ। चल क्या रही है तेरी और सांझ दी के बीच में, हाँ बोलेगी कुछ। तभी प्रीत थोड़ी सी चुप हो जाती है। वृंदा एकदम से उसकी शोल्डर पकड़ती हुई उसको थोड़ी सी हिलाती है। तुझसे ही बात कर रही हूँ मैं, चल क्या रही है, ये किस तरह से सोए हुए थे, हाँ। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि दी ऐसी कुछ नहीं है, बस वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो मुझे हक करी थी बस। कि अच्छा, बच्ची तो हूँ नहीं मैं जो तुम मुझे पट्टी पर आ रही हो, कि चॉकलेट दे के समझा दो कि बेटा ऐसे है वैसे है और मैं समझ जाऊंगी। ऐसा तो ना है, मैंने अपनी आंखों से देखी जिस तरह से तुम लोग उनका हाथ, तो म- मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब बताओगी कि चल क्या रही है। और प्रीत झूठ बोलने की ना कोशिश भी मत करना, क्या चल रही है ये सारी चीज़, हाँ। कल भी मैंने देखी थी जैसे ही सांझ दी की तबीयत खराब हुई थी, तुम किस तरह से उनको गले लगा कर रो पड़ी थी। तो सच सच बता कि चल क्या रही है। मेरे दिमाग को पहले शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चीज़ों को जैसे देख रही हूँ ना, मेरे सामने चीज़ें जैसे है वो नॉर्मल ना है। तो प्रीत को छुपाने की कोशिश भी ना कर तू, और सच सच बता। प्रीत थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती कि अब वो इस टॉपिक को चेंज कैसे करेगी। पर कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वृंदा अपनी जिद पे अड़ी थी कि बता दे कि चल क्या रही है। और वृंदा को ये शक पूरी तरह से कंफर्म लग रही थी प्रीत की चुप्पी से। तभी प्रीत एकदम से वृंदा की हाथ पकड़ते हुए बोलती कि एक बता रही हूँ, आप हाइपर मत हो, यहाँ पे आके बैठो। उसको वो पकड़ के ले आके साइड पे सोफ़ा थी वहाँ पे बैठाती है। बोलती कि मेरी बात ना थोड़ी ध्यान से सुनो, ठीक है। और
एकदम से हाइपर मत होना, पहले मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तभी एकदम से वृंदा बोलती कि घबरा रही है मेरी, मन बहुत, मतलब मैं तुझे समझा नहीं सकती, मुझे बहुत डर सी लग रही है प्रीत, तू बस सच सच बता कि चल क्या रही है। प्रीत एक लंबी सांस लेती है, अपनी दी की दोनों हाथों को कस के पकड़ते और बोलती कि वो दी, कैसे, मैं कैसे समझाऊंगी आपको, पता नहीं आप समझोगी कि नहीं समझोगी, मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ ठीक है, आपको चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही है, भले ही आपके लिए नॉर्मल नहीं है पर हमारे लिए नॉर्मल है। क्या तेरे लिए नॉर्मल है, तू बातों को घुमा मत, ठीक से बता मुझे क्या चल रही है। तभी प्रीत बोलती कि चल रही है मतलब मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब जैसे प्रीत ये बोलती है, जो वृंदा वो एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि पागल हो गई है क्या, क्या क्या रही है तू, कौन से प्यार है ये। बोली कि धी आहिस्ता बोलो, बाहर सारे लोग हैं। मैं कैसे आहिस्ता बोलूं, तेरी दिमाग ठीक है, तू कैसे कैसे बात बहकी बहकी बातें कर रही है मुझसे। नहीं पहले सुनो तो सही, मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है। मतलब मैं इस रिश्तों को कैसे समझाऊँ, जैसे कि आप और वो यश भाई साहब के बीच में रिश्ता है ना, वो डिटो मतलब सेम मेरे और सांची के बीच में है। भाई साहब ये बोलते देरी और उसके गाल पे एक रख के मार आती है वृंदा की। ठीक, बौखला गई है क्या, हाँ, कोई गेम चल रही है यहाँ पे, कोई खेल चल रही है, हाँ, ये क्या है, इसका क्या मतलब समझो, हम दोनों पति पत्नी है, तुम दोनों क्या हो, लड़की हो, दोनों दोनों में पति पत्नी का रिश्ता कैसे हो सकती है। वो देखिए पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। दी समझा करो ना आप, प्यार तो कोई ये सब कुछ तय नहीं करते ना प्यार में। वो देखिए तू बौखला गई है, ये पाठ कहाँ से सीख ली तूने, हाँ। किसी को अगर भनक तक पड़ी ना, अरे इस गांव में एक लड़के से भी तू प्रेम ना कर सकती, वहाँ पे तू एक लड़की से कैसे प्यार कर बैठी, मुझे ये समझ नहीं आती। प्रीत तभी एकदम से प्रीत बोलती दी सुनो, मैंने पहले ही कही थी, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं ना उनसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे कब क्यों हुआ, पर हो गई, मैं उनके बिना न रह ना सकती हूँ। आप मेरी कंडीशन तो समझो। कि तभी एकदम से वहाँ पे जो है प्रीत की माता जी आती है और बोलती कि अरे कर क्या रहे हो तुम दोनों यहाँ पे। तभी पीछे से एकदम से पुष्पा जी भी आते हैं और बोलती है तुम दोनों यहीं पे हो, कब से आवाज़ लगा रही हो वृंदा, चलो नाश्ते के टेबल पे कब से नाश्ता लगे पड़े है और तुम दोनों यहाँ पे इकट्ठे बातें कर रहे हो, पहले कुछ खा लो फिर जाके आराम से बात वगैरह जो भी करना है आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो दोनों चलो। और एकदम से वृंदा थोड़ी सी नॉर्मल रिएक्ट करती है, पर वृंदा की तो होश उड़ चुकी थी, उसे समझ ना आ रही थी कि प्रीत ने कही क्या है और मतलब क्या है इन सारी चीज़ का। वो जैसे तैसे एकदम से वहाँ से ये दोनों जाते हैं, प्रीत तो चुप से जाके बैठ जाती। प्रीत की गाल, क्योंकि उसकी स्किन वाइटिश थी, गाल पे थोड़ी सी लाली पड़ चुकी थी, तो जैसे वो जाके बैठती है वहाँ पे सांझ की नज़र जाती है, तो सांझ ऐसे ही नॉर्मली सबके सामने पूछ लेती है कि छोरी तेरे गाल पे क्या हो गई से, ये लाल से कैसे हो गई। प्रीत चुप थी। प्रीत एकदम से अपनी गाल को थोड़ी सी सहला के बोलती है वो कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी गर्मी का भाप लग गई थी। ठीक है, गर्मी का भाप कैसे लग गई तेरे गाल पे, हाँ स्वीटी वो बर्फ़ है क्या, इसको तनिक देर तरह थोड़ी सी वो करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो स्वीटी बोलती कि हाँ दी मैं अभी लाती हूँ, पर खा तो ले पहले। और वहाँ पे वृंदा ये सारी चीज़ देख के मतलब वो क्या करेगी उसे समझ नहीं आ रही थी। वो बैठी तो थी खाने खाने के लिए, पर गले से निवाला उतर नहीं रही थी। ब्रेकफास्ट जैसे तैसे ख़त्म होती है, वृंदा बस प्रीत को घूरी जा रही थी और प्रीत को भी मौका नहीं मिलती है वृंदा को प्रॉपर समझाने की। कि तब तक आयशा सांझ के से थोड़ी बहुत चीज़ें बात वगैरह करती है, जो लक्ष्मी की केस है उसके सारे सिलसिले में कुछ चीज़ें बताते हैं, तो थोड़ी बहुत तसल्ली नज़र आती है सांझ की फेस को देख कर कि चलो अब ठीक है, ये केस की चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल होने लगती है।
जिस चीज़ के लिए आई थी सांझ वो आखिरकार पूरा होती है। कि लगभग 2-2.5 घंटे बाद वहाँ पे लक्ष्मी की भाभी पहुँचती है और लक्ष्मी की भाभी की जो मा, माता जी थे वो भी आते हैं। आके वो बहुत धन्यवाद करती है सांझ को। तो सांझ बोलती कि देखिए कहीं ना गलती आपकी ही की है। अब बेटी या तो बोझ तो है नहीं कि उसके शादी कराने के लिए जल्दबाजी कर लेते हो। अब एक छोरे के जिद के आगे आपने भी अपनी बेटी को आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। अगर यही चीज़ आपके बेटे के साथ होते तो सीन अलग ही होते, पर जब लड़की की बात आई तो आपने हाथ पीछे कर दिए। जब आप ही की बेटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेंगे? तो दुनिया से क्या हम उम्मीद रखेंगे? पहले खुद तो खड़े होइए अपनी बेटी के लिए, बाद में दुनिया से अपेक्षा करना। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे होते हैं और उसके बाद एकदम से सांझ को ये पता चलती है कि प्रीत की एग्ज़ाम बेहद करीब है और उसको ज़रूरी है वापसी में जाए। उसको जो कोचिंग इतनी दिन से गैप जा रही थी वो वापसी में लेना। तो सांझ थोड़ी देर सोचती है और सोचने के बाद वो ये तय करती है कि अब शायद मुंबई जानी ही पड़ेगी। तो आयशा को बोल देती है कि वो टिकट वगैरह बुक करे वापसी में अपनी, उसकी और प्रीत की। तो आयशा भी उस मुताबिक ही वो कल की टिकट वगैरह बुक करने लगती है। लेकिन उससे पहले सांझ एक बार पुष्पा जी से बात करना ज़रूर चाहती थी। तो वो एकदम से जाती है पुष्पा जी के पास और बोलती कि वो थोड़ी सी बात करनी से। पुष्पा जी भी बड़ी गौर से सांझ की बातें सुनने के लिए आके बैठती है। वहाँ पे वृंदा भी थी। वृंदा बस सोच रही थी कि क्या चल रही है, और इधर सांझ बोलना शुरू करती है कि वो प्रीत की 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है नीट के। वो एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो एग्ज़ाम दे देगी उसके बाद उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएगी अगर अच्छे हो तो। और मेरे भी बहुत सारी चीज़ें मैं पेंडिंग रख के आई हूँ इस केस के सिलसिले में। तो अब मुझे वापस मुंबई जानी पड़ेगी और कल ही जानी पड़ेगी। तो मैं टिकट वगैरह बुक कर रही हूँ, कल यहाँ से निकल जाऊँगी। पुष्पा जी बोलती कि अभी तो आए हो, अभी तो सारी चीज़ ठीक हुई थी और अभी जा रहे की बात कर रही है। कुछ दिन तो रुक जा। तभी एकदम से सांझ बोलती कि माँ वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अब एकदम से मैं अचानक आई हूँ तो वो सारी चीज़ रुक गई है और मैं ऐसे चीज़ों को छोड़ के नहीं आ सकती ना। आप पर जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ सारी चीज़ों से, काम वगैरह मेरी सब कुछ सॉर्ट हो जाती है। वो छोरी का भी एग्ज़ाम वगैरह अगर ख़त्म हो जाए तो हम वापस ही में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि तभी वहाँ पे प्रीत की माँ भी बैठी थी। वो एकदम से बोलती कि बेटा ठीक है आपके बहुत सारे काम हैं हम समझ रहे हैं, पर आप चले जाओ, प्रीत न जाएगी। जैसे ये बात सुनती है सांझ वो शॉक्ड होती है और वो घूर के देखती है प्रीत की माँ को। वृंदा भी एकदम से अपनी माँ की ओर देखती है। प्रीत अपनी गाल पे थोड़ी सी वो बर्फ़ की सेक लगाकर बस आई थी और ये सुन के वो एकदम से बोलती कि क्यों माँ? पर मेरी तो 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, मुझे जानी पड़ेगी क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए माँ। पर तो बोलती कि जो मैंने कह दिए सो कह दिए। तुझे यही दिक्कत थी ना कि यहाँ पे रुकेगी तो थरा बाप तुझे ज़बरदस्ती शादी वगैरह करा देंगे, तो अब इन सारी झमेले से तो दूरी है, यहाँ पे रह के पढ़ाई कर। होते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब गांव से बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना से तुझे, और मैं जो बोल रही हूँ वो सुन। लेकिन प्रीत तो ये सुन के शॉक हो जाती है कि अचानक उसकी माँ को हुई क्या। तो सांझ एकदम से अपनी तरफ से पूरी चीज़ों को समझाने की कोशिश बहुत करती है, पर प्रीत की माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उठ के एकदम से चली जाती, बोलती कि नहीं बेटा आप चले जाओ ना, उसको वैसे भी मैं बहुत दिन इसके अलावा रह चुकी हूँ, अब नहीं। घर की बेटी घर में ही रहे तो अच्छी बात है, पढ़ाई वगैरह यहाँ से कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे इंतज़ाम वगैरह कर देंगे। इतनी दिन तक आपने देखभाल करे उसके लिए हम आभारी रहेंगे। सांझ बहुत कोशिश करती है पर प्रीत की माँ है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। प्रीत की पूरी मुंह उतर चुकी थी, वो सैड हो चुकी थी मानो कि बस अभी रो देगी। सांझ उसकी ओर देखती, उसके पास जाती है, उसके हाथ पकड़ती, बोलती कि परेशान मत हो,
मैं बात कर लूँगी, समझा लूँगी इनको। और आयशा तू एक काम कर, वो टिकट वगैरह बुक कर ले कल शाम की तक, मैं तब तक इनको मना ही लूँगी। तभी आयशा बोलती कि आई यू श्योर 3 ही टिकट बुक करनी है? हाँ कर दे, मैं मना ही लूँगी। बड़ी कॉन्फिडेंस है तेरी, देखते हैं। तो सांझ एकदम से घूर के उसकी ओर दिखती। इधर वृंदा, वृंदा तो भाई मानो कि उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। पहले तो इस शौक से वो बाहर नहीं हो पा रही थी, अब दूसरा शौक कि ये लोग वापस मुंबई जा रहे हैं और प्रीत की माँ ने मना कर दी है। अब चीज़ें ना एकदम से पूरी तरह से ऐसा होता है ना, मिक्सअप हो चुके थे सारी चीज़। समझोटना इन सारी चीज़ों को बहुत मुश्किल थी। इधर वृंदा समझ नहीं पा रही थी कि वो शुरू कहाँ से करेगी और ख़त्म कहाँ जाके करेगी। और चीज़ों को खुद को समझाना भी एक बड़ी बात थी। प्रीत से तो प्रॉपर बात भी नहीं हुई, वो अपनी ही कश्मकश थी और साइड से चली जाती है। यश नोट करता है, वो पूछता है कि क्या हो गया है, तुम्हें खोए खोए से क्यों हो? पर वृंदा कोई भी जवाब नहीं देती, वो शांत थी। इधर सांझ प्रीत की माँ से बात करने के लिए जाती है, उनके जो वो वहाँ पे रुकी थी वहाँ पे जाती है। पता नहीं क्या बात होती कि वहाँ से जो वृंदा है वो भी अपनी माँ से बात करने के लिए उसी कमरे में जाती है। तो तीनों बैठ के क्या बात करते हैं और सांझ जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं आखिर तक वो कामयाब हो जाती है। कामयाब होके जब वो कमरे से निकलती है, वो आती है प्रीत के पास और एक मुस्कान के साथ कहती है कि चल छोरी, अब तैयारी वगैरह कर ले, अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ले, हम कल शाम को यहाँ से जा रहे हैं और तू भी जा रही है। प्रीत एकदम से हक करते बोलती कि सच में ना? बोलती कि हाँ हाँ सच में, तेरी माँ ने हाँ कर दी है। पक्का ना? बोलती कि मेरी बात पे यकीन ना आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बोलो तो मान ही गई होगी। बोलती कि हाँ। अब क्या बात होती है वो किसी को ना पता। और वाकई में ऐसे होते सरपंच जी का कोई अता पता थे नहीं। जैसे तैसे वो दिन और अगले दिन के दोपहर तक का चीज़ें नॉर्मल ही होती है। इस बीच वृंदा प्रीत से बात करने की हर वो कोशिश करती है, पर किसी ना किसी वे में डिस्टरबेंस आ ही जाती है, वो प्रॉपर बात कर ही नहीं पाती है। देखते देखते इन तीनों को ही जाने की वक्त आ चुके थे। यश एकदम से सारी तैयारी वगैरह कर लेते। जो सांझ की दादी जी है वो आती है, सांझ को खूब सारा प्यार बरसाती है उसके ऊपर और आशीर्वाद देती है कि ऐसे ही हमेशा अपनी चीज़ों के लिए लड़ते रहो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पोती हो और कहीं ना कहीं आज अगर तुम्हारी पिता में थोड़ी सी भी बदलाव हो ना तो वो तुम्हारी ही कारण होगी। तभी एकदम से सांझ, उसे लगती तो नहीं है, वो एकदम से बोलती कि दादी जी इस बारे में ना मैं कोई भी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगती ही नहीं कि आपके बेटे यानी इस गांव का रह चुका सरपंच कभी अपनी सोच बदल पाएंगे। और अगर बदल लिए तो अच्छी बात है। अगर फिर आऊँ इस गांव में तो अगर कुछ बदलाव हुए तो सबसे बड़ी खुशी मेरी ही होगी। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होते, थोड़ी सी भावुक पुष्पा जी हो जाती है। वो जो है वो एकदम से सांझ को हक करती है, बहुत सारे खाने वगैरह लड्डू वगैरह बांध के देते कि रास्ते में खा लेना। सबसे प्रॉपर बाय वगैरह करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सांझ थोड़ी सी चुप थी। जैसे ये लोग ट्रेन में जाके बैठते हैं, यश जो है वो छोड़ने आया थे। जैसे ये लोग ट्रेन में बैठते हैं वहाँ से ट्रेन रवाना भी हो जाती है, स्टेशन से अगली स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। सांझ एक साइड में बस चलती हुई राहों को जो बढ़ने की कोशिश करते, जो बढ़ेगी आगे मंजिल तक जो पहुंचने की रफ्तार में भाग रहे थे, बस एक टक उस बाहर की नज़र में देख रही थी। तभी आयशा उसके पास बैठते हुए थी, क्या सोच रही है इतना, सब कुछ तो सॉर्ट आउट कर लिया तूने? हाँ कर तो ली। होती कि तो फिर अचानक से ये शांति किस बात की है? कि नहीं थोड़ी सी थक गई हूँ चीज़ों से, अब थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है। बोलती कि मतलब? कुछ नहीं, बस रेस्ट की बात कर रही हूँ कि सारी भागम भागी में मैं थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ी सी नींद की ज़रूरत है। तो सो जा, तुझे रोके कौन है?
तू ही डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं कब से फ़ोन में क्या करी जा रही है कि साउंड हो रही है, थोड़ी सी साइड में चले जाना या फिर ईयरफोन यूज़ कर ले। तभी एकदम से जो आयशा है बोलती है, अच्छा तो मैं डिस्टरबेंस कर रही हूँ, पहले बोलनी होती है। सांझ की दूसरे साइड पे प्रीत एकदम से बैठी हुई से चुप से गुमसुम सी हुई, क्योंकि वृंदा जान गई है और उसने सांझ को कुछ बताया ही नहीं है। तो सांझ प्रीत की ओर देख के बोलती कि क्या हो गई है तुझे, ये चुप चुप सी क्यों है। तभी प्रीत बोलती कि मुझे आपसे एक बात बतानी थी, वो इतनी सारी चीज़ हुई थी, एक के बाद एक, मैं आपसे बात ना कर पाई और ना ही बता पाई। एक चीज़ हुई है। क्या हुई है। आयशा भी एकदम से अपनी फ़ोन को साइड करते हुए बोलती कि क्या हुई है, इतना क्या परेशान हो रही हो तुम। अब तो खुशी की बात है, तुम फाइनली मुंबई जा रही हो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अब क्या चाहिए तुम्हें। नहीं, वो वो ना मैंने, हाँ, हम दोनों के बारे में वो बता दिए। तभी एकदम से आयशा खांसने लगती, बोलती कि हैं, कि किसको बताई है, क्या क्या कह रही हो तुम। हाँ, देखिए, अरे आप मुझे बोलने की मौका तो दीजिए। वो हम टेरेस पे जैसे सोए थे ना, वो दी को शक हो गई थी, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बार बार पूछने लगे कि क्या चल रहा है, क्या हो गए, ये वो। और मैंने एकदम से बता दी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझे करती हो। तभी आयशा एकदम से सर पीटती है और बोलती कि हे भगवान, ये छोरी कौन सी कलेश करके आई हो तुम, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। तभी सांझ बोलती है, चुप कर जा आयशा, क्या हो गई इसे, अब या बाद में पता तो चली जानी है। बोलती कि तू, क्या मतलब, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, आ तो गए ना गाँव से वापस। वैसे थारी दी ने क्या कही है, मैं तो प्रॉपर बात ही नहीं कर पाई ना दी से, क्योंकि मौका ही ना मिले। जब भी बात करने की कोशिश करे थे ना, कोई ना कोई बीच में आ ही जाते थे, तो ठीक से तो बात ना हो पाए दी से। तभी एकदम से आशा बोलती कि अब क्या होगी। तो सांझ बोली कि जो भी होंगे देख लेंगे, कोई बात नहीं, इस बात से ना ज़्यादा टेंशन ना ले, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, बाकी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी, डोंट वरी। एक काम कर, तू सो जा। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि आप मुझसे नाराज़ ना हो। तभी सांझ बोली कि किस बात का नाराज़गी, अब जो हो गया सो हो गया, इस चीज़ को लेकर क्या बखेड़ा खड़ा करना। अब जो बोल दिया सो बोल दिया, कोई बात नहीं, कही ना मैंने, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, बस 2 हफ्ते रह गई है, बस जम लगा पे पढ़ाई की वो सारी चीज़ पे ध्यान दे। और रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए, अगर रिजल्ट में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई ना तो तू सोच ले। बोली नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। बोली हाँ, ये चीज़ दिमाग में रख, बाकी चीज़ तू भूल जा, मैं हैंडल कर लूँगी, चल सो जा थोड़ी। तो एकदम से प्रीत आती है, वो सांझ की साइड पे बैठी हुई तो सांझ अपने शोल्डर को थोड़ी सी साइड करती है, जैसे कि वो बोल रही हो प्रीत से कि अपने सर मेरे शोल्डर पे रख ले। तो प्रीत भी बड़ी आराम से रख लेती है। तो सांझ उसे एकदम से साइड से हक करके उसके सर पे सहलाती है। तभी आयशा बोलती कि सोनी तो तुझे थी, तू इसको सुला रही है, वो सो जाए तो मैं अपने आप ही सो जाऊंगी। देखिए हाय रे, ये प्यार मोहब्बत बढ़िया है। देखिए चुप कर जाना। तो एकदम से बोलती कि बड़ी क्यूट लग रहे हो, पिक्चर ले लूँ मैं। तो सांझ बोलती कि अच्छे से लेना। तो ये थोड़ी सी शौक तो होती है आयशा, पर बेहद क्यूट एक पिक्चर क्लिक कर लेती है वो। और कुछ देर में सांझ भी एकदम से सो जाती है। दोनों एकदम से, जो प्रीत है वो सांझ के शोल्डर पे प्रॉपर कंफर्टेबली सर रख के आराम से बेफिक्र होकर सो जाती है, और सांझ भी उसे संभलती हुई सो जाती है। कुछ देर बाद में, क्योंकि शोर वगैरह होते हैं ना, चाय वाले आते हैं, बहुत सारी चीज़, तो शोर में ये दोनों ही उठ जाते हैं। वहाँ पे एकदम से जो सांझ है वो कुछ नोट वगैरह, जो प्रीत की कोचिंग सेंटर थे वहाँ पे किसी से बात करके कुछ नोट वगैरह वो अपनी फ़ोन में ले ली थी, किसी से बात करके कि भेज देना। तो वो चीज़ वो एकदम से देती है प्रीत को, बोलती कि पढ़ने की कोशिश कर, ये चीज़ आसान हो जाएगी, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो छोड़ दे। लेकिन नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ।
तो फ़ोन लेती है, वो चीज़ों को देखने लगती है और उधर जो सांझ है वो अपनी लैपटॉप लेके बैठ जाती है, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। एकदम से आयशा उसके पास आती है और तो फटाक से सांझ लैपटॉप ऑफ कर देती है। तभी वो बोलती है, क्या ऐसा क्या देख रही थी लैपटॉप में कि मेरे आते ही बंद कर दी? कुछ नहीं, क्या तू हमेशा सीआईडी बनी फिरती क्यों रहती है तू? थारा और कोई काम नहीं है क्या? बोलती कि मेरा काम तेरे साथ ही तो है, इकट्ठे काम करते हैं, और क्या चाहिए? देखिए कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तो बोली अच्छा तो मैं देख देख तो लूँ क्या काम कर रही है। तभी वो एकदम से लैपटॉप ओपन करती है, एक दूसरा फोल्डर ओपन करती है जो केस के सिलसिले में कुछ चीज़ थी। तो आयशा बोलती है ये पहले वाली फोल्डर कहाँ गई? क्या फ़र्क पड़ते है, तू इतना क्या पीछे पड़ गई मरी? अच्छा ठीक है, तू क्या चिढ़ क्यों रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। तो ये दोनों एक जो अगले केस थी सांझ की, उस केस के बारे में कुछ चीज़ें वो पढ़ाई कर रहे थे, मतलब स्टडी कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे। अब स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं, अब देखते हैं कि स्टोरी कौन सी मोड़ पे घूमती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना। गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून, टाटा बाय बाय।